शुक्ला जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। क्या आपको क्या लगता है कि मंडल पॉलिटिक्स में कमंडल लेकर नरेंद्र मोदी जो घुसे 2013-14 में, अब नीतीश कुमार के साथ वो सीधे सीधे टकराते हुए दिखेंगे यूपी बिहार में? नीतीश कुमार के बगलगीर के तौर पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। यूं कहें कि जनता परिवार के उस चिराग को छोड़कर, रामविलास जी के चिराग को छोड़कर पूरा जनता परिवार और कमोबेश कांग्रेस पार्टी भी इन दोनों राज्यों में उनकी बगलगीर नजर आएगी। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, पिछड़ावाद की सियासत का असली चैंपियन कौन होगा? देखिए, मंडल कमंडल की राजनीति तो 90 के दौर में शुरू हुई थी और उसने किस तरीके से बदला था, क्या चीजें हैं, ये हमारे सामने मौजूद है, वो इतिहास मौजूद है। उसने राजनीति को जिस तरह से बदला, जिस तरीके से जातिवाद और दूसरी चीजें हावी हुई। मैं हालांकि जातिवादी राजनीति का विरोधी हूं। ऐसी स्थिति में जातिवादी राजनीति के विरोधी है या नहीं आप? मैं क्या कह रहे हैं? जातिवादी राजनीति के तो आप विरोधी हैं, आपने कह दिया। मैं वही कह रहा हूं। मैं जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति का चूंकि विरोधी हूं, इसलिए मैं इस पर बहुत वो करने की बजाय मैं एक चीज कहता हूं, लेकिन अब आप करेंगे क्या? वस्तु स्थिति जो है उससे तो आप बाहर नहीं जा सकते। और वस्तु स्थिति ये है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जाहिलियत का शिकार है, जो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर ही वोट करता है। उस जाहिल जनता को के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब इस तरह की, जब जात की राजनीति हो रही हो, धर्म की राजनीति हो रही हो, तो कोई एक धर्म का लेकर के कमंडल लेकर निकल रहा हो और एक मंडल लेकर निकल रहा हो, तो निश्चित रूप से दोनों में लोग अपने अपने को बांटेंगे और वो बटेगा। और जब इस तरह के लोग एक मंच पे होंगे तो निश्चित रूप से और डिफरेंट तरीके से बटेगा, वो उसका असर होगा। और इसी कारण से नीतीश कुमार उस स्थिति में है आज कि जो उस पूरे उसमें आज उस जमात के सबसे आखिरी व्यक्ति शायद बचे होंगे, क्योंकि मुलायम सिंह जी चले गए और चले गए, लालू जी बीमार चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई और तो दिखता नहीं है। और लालू और क्या नाम है, मुलायम सिंह के बारे में होता था कि ये यादव, पिछड़ों से ज्यादा यादवों के नेता है, लेकिन नीतीश के साथ में वो अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता है, तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ेगा। और यदि ये सब मिल जाते हैं तो उस स्थिति में कमंडल खड़खड़ाने लगता है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का कमंडल इन स्थितियों को आके खड़बड़ाने लगता है। और यही वजह है कि आप देखिए, गुजरात के चुनाव में हो या यूपी के चुनाव में हो, सब जगह उन्होंने पिछड़े को फोकस किया, और जो फोकस किया उसका ये असर है। और उसका असर है तो निश्चित रूप से नीतीश एक बड़ा वो बना करके चलेंगे और दूसरे उनके साथ आकर के खड़े होंगे, तो उस स्थिति में एक बड़ा नतीजा सामने आ सकता है, जो नरेंद्र मोदी को डरने के लिए विवश कर सकता है। अजय शुक्ला जी, आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह की पॉलिटिक्स, खास करके इस काऊ बेल्ट जिसे कहते हैं, होने वाली है, इस पॉलिटिक्स में मुझे 2004 के 2-3 लोगों के स्टेटमेंट मैंने आज आर्काइव में देखे। एक सोनिया गांधी का स्टेटमेंट है, अर्जुन सिंह का स्टेटमेंट है और किशन सिंह सुरजीत का स्टेटमेंट है। सब कह रहे थे कि सरकार के नेतृत्व का सवाल चुनाव के बाद तय होगा। क्या बिना नेतृत्व तय किए इस बार भी नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाएगी 2024 में? स्वाभाविक सी बात है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि बगैर नतीजे आए कैसे आप कह सकते हैं कि क्या करेंगे। और नेतृत्व तो क्या होता है, नेतृत्व तो जो भी, चाहे छोटा दल हो उसका भी नेतृत्व होता है, बड़ा दल है उसका भी नेतृत्व होता है, तो नेतृत्व तो होता है। अब या तो सभी दल मिलने को तैयार हो तो ऐसी स्थिति तो बनेगी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे छत्रप अपनी प्रभुता खोना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में फिर तो यही है कि हाँ, जीतने के बाद में जो जितना पावरफुल निकल के आएगा देखेंगे। हाँ, चुनाव के दौरान किसमें क्या इतना समझौते हो जाते हैं, कहां किन सीटों पर हो जाते हैं, तो उसमें कौन किसका मददगार होगा, इस चीज को है। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज है, जब अभी हिमाचल का चुनाव चल रहा था तो जेडीयू के केसी त्यागी को हिमाचल में भेजा गया कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने।
वो किसानों से मिले और वहां के किसानों और सबसे मिलकर के उन्होंने बात रखी। जी, सीपीआईएम जो है वहां सीपीआई चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद आप एक चीज देखिए, वहां पर सीताराम येचुरी पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने बहुत सीमित सी जगह पर, जहां बहुत कोई उसका बड़ा आधार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो उनका है, उन्होंने कैडर को एक प्रकार से कांग्रेस की तरफ मोटिवेट किया। तो ये संदेश जा रहा है कि हाँ, लोग खड़े हैं। अभी गुजरात में आप देखें, गुजरात में जेडीयू कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, तो ये एक बड़ी चीज है। तो ये एक संदेश है कि हाँ, उस दिशा में बढ़ चुके हैं, और यदि बढ़ चुके हैं, भले ही उसका कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन नैतिक फर्क पड़ता है, और वो नैतिक फर्क आगे जाके वो वोट पे कन्वर्ट होता है। अब सतीश जी ने जिक्र किया था, बिहार भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर से शुरू हो रही, उसके लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों को न्योता दिया है कांग्रेस जी। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, और यह भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस बार बार बता चुकी है कि यह राजनीतिक कम और सामाजिक और उसकी यात्रा ज्यादा है। हम राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। वो बार बार इस बात को क्लियर कर रहे हैं। तो इस बात को समझ लिया क्यों? क्योंकि सभी, पूरा हिंदुस्तान जिन चीजों से फेस कर रहा है, उन मुद्दों पर चर्चा के लिए यात्रा है। वो यात्रा है बेरोजगारी को लेके, वो यात्रा है महंगाई को लेके, वो यात्रा है जो नफरत पैदा की जा रही है, खाई पैदा की जा रही है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, दूसरे नाम पे, इन सबको। तो जब इससे यदि लड़ाई हम जीत गए, तो आधी लड़ाई तो हम उसी तरह जीत जाएंगे। तो उससे लड़ाई कितना जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से मैं पहले ही कह चुका हूं, जाति और धर्म की राजनीति, मंडल कमंडल आप खुद ही जिक्र कर चुके हैं। तो इन सब के कारण जो वैमनस्यता पैदा हुई है, अजय शुक्ला जी, ये बात तो सही है जो आप कह रहे हैं, मैंने सुना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यदि इसको आगे आते हैं और इस पर अपना भूमिका अदा करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जाएगा, और वो संदेश आगे चल के एक बड़े कैनवास का निर्माण करेगा, तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। जी अजय शुक्ला जी, एक चीज बताइए, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव केवल 5% वोटों की कमी से चुनाव हारे हैं। भाजपा और उनके गठबंधन के वोटों में 5% का अंतर था। चर्चा हो रही है फूलपुर की, नीतीश कुमार के लिए काफी चर्चा थी पिछले दिनों। तो क्या इस तरह की चर्चाओं से या किसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से यदि बनती है सपा और नीतीश कुमार के बीच में, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है, उसको मजबूत चुनौती मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत में कुर्मी वोटों का बड़ा महत्व है। भारतीय जनता पार्टी की जीत में अन्य पिछड़ा वर्ग के जो गैर यादव वोटर्स हैं, उनका बड़ा महत्व है। तो यदि वही अंतर पाट दिया उन्होंने, तो उस स्थिति में तो जीत पक्की है। लेकिन वो कितना, देखिए एक बात है, नीतीश कुमार का प्रभाव पूर्वांचल के कुछ हिस्से में तो है, लेकिन उसके बाद नहीं। उसके बाद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, दूसरा बुंदेलखंड है, और उधर पे नीतीश कुमार का कोई वजूद बड़ा नहीं है। वो सिंबॉलिक आ सकते हैं, तो इसलिए वही मैंने कहा, जैसे वो वहां गए, हिमाचल गए, तो सिंबॉलिक था, मैसेज दे रहे थे कि हाँ, एक किसान नेता आया है जो जेडीयू से जुड़ा हुआ है, वहां जा रहे हैं उनके नेता जो किसानी और इससे जुड़े हुए हैं, तो वो एक ये संदेश जा रहे हैं, पंजाब के किसान जा रहे हैं, वो जाके बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं कि ये एक जोड़ जरूर बताते हैं, नैतिकता बताते हैं, एक जोड़ने की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन ये वोट बैंक में तब्दील होंगे, यह स्थिति नहीं। तो चुनावी चर्चा और दूसरी चर्चा में ये अंतर हो जाता है। जी, मैं एक चीज बताऊं कि यूपी बिहार को लेकर के मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहाँ की राजनीति जाति और धर्म पर आधारित अधिक, और यही एक इन राज्यों के पिछड़ेपन की समस्या भी है, और यही इन राज्यों में तमाम सारे अपराध और दूसरी चीजों का भी कारण रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो चीजें सुधरनी चाहिए थी, जितनी सुधर सकती थी,
जातिवाद और धार्मिक जो सांप्रदायिकता है, इसके कारण से जो स्थितियां बिगड़ी उनका ही नतीजा है कि आज तक हालात सही नहीं हो पाए हैं। और उससे आज ये इन राज्यों के लोगों को प्रवासी बन के तमाम देश के दूसरे राज्यों में और जगह जाकर के मजबूरी में शरण लेनी पड़ती है। काम धंधे उतने नहीं है, सब चीजें हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, तो सारी चीजें हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, किसी भी आंकड़े में कोई बड़ा सुखद नहीं है। किसानों की आमदनी की यदि बात करें तो सबसे कम किसानों की आमदनी इन्हीं राज्यों में है। तो इन सब स्थितियों को यदि आप देखेंगे और भारत की जीडीपी के हिसाब से यदि देखेंगे तो उस तरह से यहाँ की आर्थिक स्थितियों ने जिस तरह से बिगाड़ा है तो बर्बादी है। तो उसको सुधारने के लिए निश्चित रूप से, और ये वो राज्य है जब लोहिया और सारे लोग आंदोलन कर रहे थे कि जात विहीन और वैसे समाज की निर्माण की बात हो रही थी और सारी चीज हो रही थी, तमाम सारे लोगों ने अपने नाम के आगे से जाति का संबोधन हटा दिया था। तो आप समझिए उस दौर वाले ये राज्य हैं और उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा जातिवाद और सांप्रदायिकता है। तो इससे समझ सकते हैं कि ये इनके मूल में है। तो ये एक समस्या है और ये विकट समस्या है इन राज्यों के लिए। इन समस्याओं से निश्चित रूप से मैं निजी तौर पे ये मानता हूं कि इनसे निजात पानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी से जो मैं उम्मीद करता था, जब मैं 2000 में वहां पत्रकारिता करता था तो आज 22 साल हो चुके हैं, तब हम इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि आगे आने वाले वक्त में जाति वाला और धर्म वाला ये खत्म होगा, कम होगा, और ये होती थी, इस पर हम लोग चर्चा करते थे। आज स्थिति ये है, हम वहीं पर जब बात करते हैं तो आज आप भी वही चर्चा कर रहे हैं कि इस जात के लोग, इसके लोग, उसके लोग। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है वहां की वास्तविकता है कि आज की तारीख में जो हमें, ये कह रहा हूं, हम पत्रकारों को सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा, जो दिख रहा है उसी की चर्चा करें। यह बात सिद्ध होती है कि वहां के रगों में सांप्रदायिकता और जातवाद इतना भरा हुआ है कि उसके कारण ही उसकी प्रगति बाधित है। और जो लोग, मेरा सवाल ये है, निकले उन राज्यों से, जो लोग उन राज्यों से बाहर निकले, इन सोच से बाहर निकले, वो आगे बढ़े हैं और बहुत आगे बढ़े, और उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है। अजय शुक्ला जी, मैं यही कह रहा हूं कि आज आपको अपने अनुभव से क्या लगता है कि सांप्रदायिकता का कैनवास इन दोनों राज्यों में ज्यादा बड़ा है या जाति का कैनवास ज्यादा बड़ा है? मैं वही कह रहा हूं कि दोनों है, यहाँ पर सांप्रदायिकता भी है और जातिवाद भी। सांप्रदायिकता के ही बूते तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, सांप्रदायिकता के ही बूते तो AIIM जो ओवैसी की पार्टी है वो आकर के जो है खड़ी हो जाती है। सांप्रदायिकता और जातिवाद के ही बूते तो आप देखिए बसपा और बाकी और जो तथाकथित पिछड़ों की राजनीति करते हैं वो दल खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं समग्र समाज की बात होती है, क्यों नहीं सबको लेके जोड़ने की बात होती, तो वो वाली राजनीति तो है ही नहीं। और वो राजनीति तो आज हतोत्साहित है, एक लंबे समय से हतोत्साहित है। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी है, ये वास्तविकता है, जमीनी हकीकत। जी, बिहार में नीतीश कुमार के रहते और नीतीश कुमार के अखिलेश यादव का सारथी बनने की सूरत में क्या ये लाभार्थी चेतना और हिंदुत्व की लहर ये 14 और 17 या 19-22 की तरह प्रचंड हो पाएगी? देखिए, हिंदुत्व वाली जो लहर वाली बात है, तो लहर जैसी न पहले थी ना आज है। पहले तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर ली, ये नफरत की राजनीति, 80-20 की राजनीति जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और 80-20 में सिमटता है। ये बेसिकली इस पर डिपेंड करता है, उन्हें हिंदुत्व या हिंदू धर्म का ABCD नहीं पता है। आप किसी भी भाजपा के नेता से, जो बड़े से बड़ा नेता हो, आप उससे 2 ऋचाएं पूछ लीजिए तो शायद वो ना बता सकेंगे, छोड़ दीजिए बाकी बात। मैं अभी एक दिन एक कार्यक्रम में था और वहां पे क्या हुआ कि बार बार वो भाजपा के नेता वंदे मातरम और दूसरी बातें कर रहे थे, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने उनसे कह दिया कि आप वंदे मातरम सुना दीजिए, नहीं सुना पाए। और फिर कांग्रेस की उस नेता जो थी अनुमा आचार्य, उन्होंने पूरा वंदे मातरम उन्हें सुनाया, कहा आपको नहीं पता होगा क्योंकि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान कांग्रेस ने बनाया था, आपने नहीं बनाया। तो मैं ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वही स्थिति है कि आप
उससे बदल नहीं सकती। ये नफरत का खेल है कि उन्हें एक ड्रेस पे नफरत नजर आती है, तो इसलिए नफरत के बूते खड़ी है ये राजनीति। तो एक तरफ नफरत की राजनीति है, एक तरफ जोड़ने की। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल करने की कोशिश की। वो जो नफरत से बाहर और बहुतायत समाज के कल्याण को लेकर के वो बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ, पिछड़े चूंकि सबसे ज्यादा है और पिछड़ों के साथ में अगले भी एक जुड़े तो एक बेहतर होगा। तो ये एक वो प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं नहीं होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की छवि एक अच्छी छवि रही है। लेकिन फिर वही बात आती है जो आप सवाल कर रहे थे, वो भी अल्टू पलटू है, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो ये चीज भी देखने को मिलती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो सरकार बनाने के लिए, सुनिए, ये उनका मूल चरित्र है। जब देश के अंदर टू नेशन थ्योरी पर बहस कर रहे थे देश की आजादी के पहले, और जब कह रहे थे कि साहब हिंदू तो मुसलमान के साथ रह नहीं सकता, और मुस्लिम लीग कह रही थी कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, उसी समय हिंदुस्तान के 3 राज्यों में दोनों मिलकर के सरकार चला रहे थे। तो जो इस मूल के लोग, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश के लिए खतरा बताते थे, उन्हें तमाम तरह की उससे वो करते थे, जब वो वीपी सिंह की सरकार, जिसमें पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने और उसको पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था। आपको याद होगा उस चुनाव में मुफ्ती मोहम्मद सईद जीते मुजफ्फरनगर से, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया था। मतलब आप सोचिए, जो कश्मीर समस्या पैदा करने वाली सरकार थी, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जिसमें कश्मीरी पंडित और तमाम वहां पर लोग मारे गए, वो हमारे सामने उदाहरण मौजूद। तो उनके लिए कोई चरित्र नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा चरित्र है कि हमें सत्ता कैसे हासिल हो, चाहे पुलवामा हमें बेचना पड़े, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करना पड़े, या हमें जो भी कुछ करना पड़े, हमें भगवा ओढ़ के मंदिर के नाम पे, दूसरे नाम पे हम कैसे करें। तो सत्ता सर्वोपरि है, किसी नेता किसी से कोई परहेज नहीं है। नागालैंड में हमने देखा, जिन पर वो सवाल उठाते थे, उन अलगाववादियों के साथ वो सरकार चलाने की स्थिति में जाते हैं। तो ये सारे उदाहरण मौजूद हैं कि देश को तोड़ने वालों के साथ, देश के लिए खतरा जिन्हें बताते थे, उन्हीं के साथ मिलके वो सरकार चलाते हैं। जिस मुस्लिम लीग और उसके साथ मिलके वो कहते थे कि एक जगह नहीं रह सकते हैं, उन्हीं के साथ मिलके सरकार चलाते थे। तो इस चरित्र के लोग जब होंगे, तो उस स्थिति में जवाब नीतीश कुमार स्टाइल में ही देना पड़ेगा। सबको जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। वो उन्होंने प्रयास किया है, कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये वक्त बताएगा। जी, दिया जाता है जो राजद से ही इंपोर्ट होके आए या धक्का देके आए, वो बात अलग है। और अगले कुछ दिनों में, 1 आध साल में भूतपूर्व भी हो जाएंगे राज्यसभा में। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के क्या एक बेहद मजबूत और विश्वसनीय अलायंस पार्टनर के तौर पर सामने आ रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए, यदि सभी से आप पूछेगा जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, कि सोनिया गांधी के कहने के बाद में आरजेडी के साथ में गठबंधन की पूरी रणनीति बनी जी, और इस बात को चूंकि अब लगभग जो पूरा पॉलिटिकल सर्किल है इसको समझता है, तो निश्चित रूप से, और नीतीश को भी लगता है कि देखिए, भविष्य की यदि राजनीति है तो वो मजबूरी है, कांग्रेस के सिवा और कोई विपक्ष की राजनीति नहीं है आज की डेट में, और वो आंकड़े उसका सपोर्ट करते हैं। यदि आप केंद्र की राजनीति की बात करते हैं और बिना केंद्र में ताकतवर हुए आप राज्यों को अब नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण किया गया है मोदी सरकार में, उसके बाद में जो वो कांग्रेस की विकेंद्रीकरण की नीति थी वो खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में अपने अस्तित्व बचाने के लिए, और बार बार आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे।
या खत्म हो जाएंगे? उसी बिहार के पटना में जाकर के जेपी नड्डा ने बात कही। अरे सुखिया जी, जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसके 17 दिन बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। आज नहीं, तकरीबन 17 महीने बचे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि मैं अब इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण, और इसीलिए आप ये समझिए कि अब आपको उस पॉलिटिक्स पे जाना पड़ेगा मजबूर। तो 12 करोड़ वोट लेके खड़ी पार्टी है, और 12 करोड़ जिसके पास वोट है, तो भाजपा के 22 करोड़ के बाद में 12 करोड़ तो उसी के पास है, बाकी किसी के पास उसका 1/4 भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी है, वो एक बड़ा अम्ब्रेला है, और उस अम्ब्रेले को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने और बड़ा कर दिया है। आज देश के 4 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है लगातार, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अतिरिक्त असम में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, दूसरी जगह, तो जब ये चल रही हो और उस स्थिति में आप देखेंगे कि झारखंड और सब जगह, तो उस स्थिति में एक माहौल तो बन रहा है। वो जो राहुल गांधी वहां कर रहे हैं उस मैसेज को यहां वो कन्वे कर रहे हैं। और इसके बाद में बिहार की आप 28 तारीख से शुरू ही हो रही है, 28 दिसंबर से जी। तो उस स्थिति में एक फिर और माहौल कम से कम उन 21 जिलों में बनेगा जहां पर वो जाएगी। और इन सब के बाद में जब राहुल गांधी की नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक वाली यात्रा शुरू होगी, उस स्थिति में एक और माहौल, तो मतलब आने वाले 2024 तक वो माहौल देश के अंदर खड़ा होगा कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होती, राजनीति सिर्फ इसके लिए नहीं होती, राजनीति आपके लिए होती है, जनता के लिए होती है। और यदि ये मैसेज कन्वे हो गया तो उस स्थिति में जो लोहिया के और विचार थे और वो सारी चीजें थी, वो कहीं ना जयप्रकाश नारायण और वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। और उस स्थिति में निश्चित रूप से राहुल गांधी उस पोजीशन में कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं कि तमाम विपक्ष जो छोटे छोटे चेहरे हैं, जो चाहते हैं कि सांप्रदायिकता से बाहर की राजनीति हो, वो आकर के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो इसी स्थिति में निश्चित रूप से तमाम राजनीति में बदलाव की संभावनाएं, सकारात्मक संभावनाएं की जा रही, क्योंकि जाति धर्म की राजनीति से इस देश को कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस देश ने अपना बहुत कुछ खोया है, और इसलिए जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। उसके लिए किसी भी जाति, चाहे वो सवर्णों की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे दलितों की हो, उनकी नहीं, बल्कि सर्व समाज के कल्याण की बात करनी पड़ेगी, हर जात के कल्याण की बात करनी पड़ेगी। जो पिछड़े हैं उनको मदद देनी पड़ेगी, जो दलित हैं उन्हें संबल देने की जरूरत पड़ेगी, और जो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक है उन्हें मदद देने की जरूरत पड़ेगी। तो इस राजनीति के साथ जब सब खड़े होंगे तभी यह राजनीति आगे बढ़ सकेगी।